वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी इंतजार करना पड़ सकता है। बात करेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड के शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, शिक्षा जगत के लिए चैनल बनाया गया है, आपको पल पल की अपडेट से रूबरू करवाता है। इसके लिए आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश से ये न्यूज अपडेट है कि फरवरी से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन मुश्किल। दरअसल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो दरअसल 15 जनवरी तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि इनके जो ऑनलाइन आवेदन हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इनका जो इंटरव्यू है, इस तरीके का जो प्रोसेस है वो लगेगा। तो इसमें अगर बात की जाए आज की डेट से, तो निश्चित तौर पर माह से 1.5-2 माह का टाइम पीरियड इसमें लग सकता है। आप जानते हैं दिसंबर समाप्त होने जा रहा है और अगर बात की जाए तो फरवरी लास्ट तक भी ये मामला जा सकता है। और चूंकि आप जानते हैं कि इसी वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो यहाँ पर अब सबसे पहली जो वरीयता होगी सरकार की वो यही होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद आप जानते हैं कि प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, तीनों आयोगों को यहाँ पर मर्ज करके एक आयोग बनाया गया है और उसी का जो प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। 15 जनवरी तक अध्यक्ष और सदस्यों के जो फॉर्म इत्यादि हैं वो फिलअप होना है। देखिए, यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि जो पहले की भर्तियां पेंडिंग हैं सबसे पहले उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजी टेक का विज्ञापन काफी समय से पड़ा है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन काफी समय से लंबित है, जूनियर एडिट का मैटर पड़ा हुआ है और यहाँ पर इस पर जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि सर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कब आएगी। देखिए, इन सब का प्रोसेस होने में लगभग आप कहें तो काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा था यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था 2021 वाला, उसके एग्जाम को कंडक्ट होने में सालों समय लग गए थे। चूंकि उसके लिए वित्त विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, शासन स्तर से कई प्रकार की जो हरी झंडियां हैं वो लेनी पड़ती हैं और यहाँ पर अभी आप जानते हैं चुनाव आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें सरकार पर कहीं ना कहीं जो दबाव है वो बनाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर वोट बैंक के लिए सरकार कई हथकंडे अपना लेती है। रोजगार का जो मुद्दा है वो काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब रोजगार का मुद्दा विपक्षियों की पार्टियों के द्वारा उठाया गया था, लेकिन वो इतना अब कहीं ना कहीं असरकार साबित नहीं हुआ था। उसका नतीजा आपने देखा कि दोबारा योगी सत्ता में लौटी थी योगी सरकार। इसी तरीके से आप जानते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो प्रेशर है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्हों पे लगातार भर्तियां निकाली और उन्होंने एक खास तौर पर उत्तर प्रदेश को टारगेट भी किया है नव रोजगार के मामले में। अभी बात की जाए हाल ही में बिहार में आप देख रहे हैं लगातार कई चरणों में शिक्षक भर्तियां हो चुकी, 2 चरणों में हो चुकी और प्रतिवर्ष अगस्त माह में लगातार शिक्षक भर्ती के लिए वहां की जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी है। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंटें हैं अलग अलग स्टेट की, उसका एक प्रेशर भी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो सरकार उस प्रेशर को कम करने का भी प्रयास कर रही है। जैसे आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इस मुद्दे को हाईलाइट करके वोट बैंक बनाया जाएगा। वो अभी आपने देखा कि जो 5 किलो राशन है उसको लगातार 5 साल के लिए बढ़ाया गया है और चीजें जोड़ी गई हैं, उसके लिए बाजरे इत्यादि को भी ऐड किया गया है। तो इस तरीके के जो मामले हैं इनको सरकार हाईलाइट करवाना चाहती है और रोजगार का मुद्दा ताकि इतना प्रभावकारी ना हो सके, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया भी है वो कहीं ना कहीं आप कहें तो गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ आप कहें तो फेवर में रहती है, क्योंकि उन्हीं चीजों को जो चीजों को उनको कहा जाता है उन्हीं चीजों को लगातार फॉलो करते रहते हैं। तो इसके लिए आप सभी को सतर्क स्वयं होना होगा और कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाना होगा। तभी सरकार सबसे पहले प्राथमिक स्तर के लिए यूपी टीईटी का आयोजन करवाएगी, क्योंकि उससे जो राजस्व है वो काफी आता है और इसके लिए सरकार तुरंत अनुमति भी दे देती है। और अगर अनुमति देगी यूपी टेट तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप जानते हैं शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि सरकार पहले जब इस मामले को आप जानते हैं बीएड एलिजिबिलिटी का मैटर फंसा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार पल्ला झाड़ लेती थी कि ऑलरेडी एलिजिबिलिटी का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, लेकिन वो मैटर भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो फिलहाल आखिरकार शिक्षक भर्तियां क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए ऑलरेडी
इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जहां पर ये कहा गया है कि जितने पद आपके सृजित हैं, आप जितने टोटल वैकेंसीज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, शिक्षकों की जितनी सीटें हैं, उसके केवल आप 10% सीटें ही रिक्त रख सकते हैं। ये आरटीई एक्ट 2009 में मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर 20 से लगा करके 30, 35, 40% सीटें रिक्त हैं। इसको आधार बना करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी पड़ी हुई है। वहां पर भी आप जानते हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं जवाब तलब किया गया है। फिलहाल इसके लिए एक प्रेशर बनाना होगा, तभी सरकार नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खोल पाएगी। वरना राम मंदिर हो या आप कहें कहीं ना कहीं राशन हो इत्यादि का जो मुद्दा है हाईलाइट करके लोकसभा का जो चुनाव है वो सरकार इन पर फोकस कराने का प्रयास करेगी। हालांकि जो और स्टेट हैं वहां की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं निश्चित तौर पर वो रोजगार पर टारगेट कर रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। चाहे बिहार आप ले लीजिए उदाहरण के रूप में, या आप अदर स्टेटों को और ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, एमपी ले लीजिए। कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार इनको टारगेट करने पर तुले हैं, लेकिन जहां पर इनकी सरकार फिर से चेंज होकर के अभी आई है, आपने देखा हाल ही के कई राज्यों में, तो निश्चित तौर पर वो इनके फेवर में ही रहेगी। इसके लिए आप हम सबको एकजुट होना होगा और प्रयास करना होगा, दबाव बनाना होगा शासन स्तर पर कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कार्य है वो तेजी के साथ सरकार के द्वारा बढ़ाया जाए। अब बात कर लेते हैं बीएड चयनितों को लेकर के। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के दो राज्यों की हाई कोर्ट के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आधार बनाते हुए एटीजीट लागू करने का आदेश दिया गया। यानी कि बिहार में 6वें फेज की शिक्षक भर्ती में और उत्तराखंड में दोनों जगह जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं आप कहें डिसमिस या इनवैलिडेट किया गया है वहां की हाई कोर्टों के द्वारा। यानी कि चयन प्रक्रिया में जो 2 वर्ष से वर्किंग कर रहे हैं उनको बाहर करने का आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से जो पेच है वो सेम एट इज मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का फंसा हुआ है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार 2 चरणों में बीएड के कैंडिडेट अलाउ होकर के वहां पर जो अपनी सेवाएं हैं वो लगातार दे रहे हैं और आने वाली 4 जनवरी 2024 को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में इसके संदर्भ में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि आप पूरे मैटर को जानते हैं कि इस पर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी वो अपना जो जवाब है वो दाखिल नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिरकार अब वहां पर जो जवाब है वो दाखिल कर दिया गया है और डाटा मांगा गया था बीएड डीएलएड इत्यादि कैंडिडेटों का जो सब कुछ डाटा है वो रखने की बात की गई है। क्योंकि आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गजट को क्वैश किया था कुली 11 अगस्त 2023 को। हालांकि उसके पहले भी 25 नवंबर 2021 को ऑलरेडी राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने भी एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को क्वैश किया था। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का मैटर आप जानते हैं 11 अगस्त 2023 के बाद वहां पर ज्वाइनिंग मिली है और जो मेरिट और लॉ पर अंतिम निर्णय डिसाइड होना है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को आदेशित किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देश पर उनकी काउंसलिंग चयन प्रक्रिया हुई है, लेकिन उनका जो नियुक्ति प्रक्रिया है अंतिम जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अभी भी मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना बाकी है। और वहां पर जो केस लगा हुआ है फाइनल डिस्पोज करने की वो 18 जनवरी की डेट लगाई गई है 2024 की और मध्य प्रदेश की 4 जनवरी को लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के द्वारा 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में बिहार में और उत्तराखंड के द्वारा जिस तरीके के डिसीजन आए हैं आर्टिकल 141 का हवाला दे करके यहाँ पर जिस तरीके से डिसीजन दिए गए हैं निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो इसी तरीके के जो संभावनाएं हैं वो एमपी और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब पर जो पूरी तरीके से पर्दा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका श्री अर्णव घोष जी वाली लगी है उसी पर कंफर्म होगा। वेस्ट बंगाल से वो याचिका दायर की गई है, रिव्यू कहें क्लैरिफाई कहें उसको लेकर के जैसे ही सुनवाई होगी जस्टिस सुधांशु धूलिया जी उसकी जो उस केस को टेकअप करेंगे क्योंकि उन्होंने ही 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसको ऑथर किया था। तो जस्टिस अनुरुद्ध बोस जी ने मांग की थी मुख्य न्यायाधीश जी से कि इसको एप्रोप्रिएट बेंच से होते हुए सुधांशु धूलिया जी के पास रेफर किया जाए और वही इस पर जो अंतिम फैसला है वो दें कि जो गजट है वो कैसे क्वैश माना जाएगा, जो बीएड के कैंडिडेट चयनित है उनको लेकर के क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वेट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिस तरीके से जजमेंट दे देगा सेम एट इज जो हाई कोर्टें होती हैं उसी जजमेंट को प्रोसीड कर देती हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाकर के अपना कोई डिसीजन फॉलो करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग क्लैरिफाई वाली याचिका का भी वेट कीजिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री अर्णव घोष जी की तरफ से लगाई गई है। हालांकि बिहार में हो या उत्तराखंड में हो यहाँ पर बीएड के जो चयनित कैंडिडेट हैं उनका जो डाटा है वो मांगा गया है, लेकिन बिहार की सरकार
अपने यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं, छठवें चरण में लगभग 22,000 बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने जा रही है। लेकिन किस आधार पर वो याचिका लगाएगी, क्या मजबूत पैरवी होगी, आखिरकार बचा भी पाएगी? क्योंकि इसके पहले भी बिहार सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में भी बीएड कैंडिडेटों की तरफ से एक याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाद में उन्होंने अपनी जो याचिका है, उसको विथड्रॉ कर लिया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार किस तरीके से, अब किस एंगल से जो अपना पक्ष है बीएड चयनितों के लिए रखती है। लेकिन अगर किसी भी एक राज्य में बीएड चयनितों को जो पक्ष है सरकार मजबूती से रख करके उनको सिलेक्ट करवा लेती है, तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में जो शिक्षा के क्षेत्र में चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट अलाउ होकर के वहां सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए जो सीट है उनकी वो पूरी तरीके से पक्की हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करना होगा। आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये मैटर जो जा रहा है बिहार का, क्या इस पर पहले सुनवाई होगी या क्लैरिफाई अर्णव घोष जी वाली याचिका पर भी सुनवाई हो जाती है? तो दोनों जजमेंटों में जिसका जजमेंट पहले आ जाएगा, एट इज संभावनाएं वही लागू हो जाएंगी निकट जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनके भविष्य पर। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।